नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जहां बच्चों आज हम क्लास 9th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस चैप्टर में बच्चों और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग जानेंगे इनर्शिया के बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स के बारे में भी जानेंगे। फोर्स के क्या यूनिट होते हैं, कौन सा क्वांटिटी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आज का अपना पहला टॉपिक है बच्चों क्या? फोर्स। फोर्स क्या होता है सर? फोर्स क्या होता है? फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है बल। क्या होता है बच्चों? बल। ठीक है, फोर्स क्या होता है कि ये एक एक्शन है। फोर्स क्या है? एक एक्शन है जो पुश और पुल करता हो। क्या करता हो? पुश और पुल। कोई एक ऐसा एक्शन जो किसी चीज को अपने तरफ खींचता हो यानी कि पुल करता हो, अपने से दूर धक्का देता हो यानी पुश करता हो, वो एक्शन क्या कहलाता है सर? वो एक्शन फोर्स कहलाता है। अच्छा सर, ये पुश और पुल से हो क्या सकता है? क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हम लोग करते हैं? क्या क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में? तो यही एक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, उस स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकता है। सर चेंज मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब क्या है? कि वो रेस्ट में आ सकता है, या फिर उसका स्पीड बढ़ सकता है, या उसका स्पीड घट सकता है। हो सकता है कि कोई बॉडी रेस्ट में हो, जब हम उसको पुश कर दिए तो वो मोशन में आ जाए। जैसे एग्जांपल में आप लोग ऐसे समझो कि फुटबॉल है, प्लेग्राउंड में रखा हुआ है, लात मार दिए। तो लात मार दिए तो क्या होगा? जब हम उसको लात मार दिए तो पहले तो रेस्ट में था ना, अब किस में आ जाएगा सर? अब आ जाएगा मोशन में। तो समझ में आया कि हम लोग उसको पुश कर दिए, एक एक्शन किए जिसके कारण उसके स्टेट ऑफ क्या मोशन को चेंज कर दिए, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिए, उसके शेप और साइज को चेंज कर दिए। यही जो एक्शन है पुशिंग और पुलिंग का, वो क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है फोर्स। क्या हम इसे एक्सटर्नल एजेंट भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो क्या है? द एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू सेट ए बॉडी इन, कि कोई ऐसा एक्सटर्नल बॉडी एजेंट जो बॉडी को क्या कर दे रहा है? सेट कर रहा है मोशन में, और वाइल चेंजेस द स्पीड, और उसके स्पीड को चेंज कर दे रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है ऑफ ए बॉडी, और विच कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे क्लासरूम में होता है ना, टीचर लोग बोलते हैं मार के तुमको पचका देंगे, मारेंगे तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देंगे। यानी कि क्या? जब वो मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं यानी बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जब कोई एक्शन कर रहे हैं तो आपके फेस का शेप चेंज हो जाएगा, आपके फेस का साइज चेंज कर देंगे, ऐसा बोलता है लोग। यानी कि जो फोर्स है वो शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, उसके स्पीड को भी चेंज कर सकता है, यानी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस एक्शन को, उस एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? उस एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग फोर्स बोलते हैं। और फोर्स को हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं सर? फोर्स को डिनोट करते हैं हम लोग एफ से। किस चीज से डिनोट करते हैं? एफ से। इट इज डिनोटेड बाई एफ। अच्छा सर, जो फोर्स होता है क्या इसके पास डायरेक्शन होता है? हाँ, फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, और फोर्स के पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। यानी कि ये कौन सा क्वांटिटी है सर? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक कौन सा क्वांटिटी है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो सर इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, या फिर हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर, अगर आपसे हम पूछे, या चलो हम आपसे पूछते हैं कि 1 न्यूटन क्या होगा, जरा बताओ कि 1 न्यूटन किसी भी बॉडी का फोर्स कैसे डिफाइन करोगे? तो आप बोल सकते हो कि कोई भी बॉडी जो कितने केजी का हो सर? 1 केजी का हो, कोई भी बॉडी का मास 1 केजी हो, उसके पास
एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, उसका एक्सेलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो वो बॉडी के पास फोर्स कितना है, वो फोर्स कितना मतलब अप्लाई कर सकता है सर 1 न्यूटन का। कितने का 1 न्यूटन का। तो 1 न्यूटन कब बोलेंगे, इफ ए बॉडी ऑफ ए मास 1 kg, किसी भी बॉडी का मास कितना होना चाहिए 1 kg एंड हैविंग ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और उसके पास एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द बॉडी हैव 1 न्यूटन फोर्स, उस बॉडी के पास कितना न्यूटन फोर्स है 1 न्यूटन। कोई दिक्कत। चलिए ये समझ में आया, ये समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कि फोर्स हमारा क्या क्या चेंजेस लाता है, फोर्स हमारा क्या क्या चेंजेस लाता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हमने बताया था फोर्स क्या करता है सर, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है, या स्टेशनरी मतलब होता है रेस्ट, स्टेशनरी मतलब क्या होता है बच्चों रेस्ट, उसको क्या करा देगा मूव करा देगा। अच्छा कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको क्या करा देगा सर, बॉडी स्टॉप करा देगा। जैसे कि मान लो कि हम लोग जब क्रिकेट विकेट खेलते हैं तो अगर बैट्समैन बॉल मारा, बैट्समैन क्या किया बॉल जब मारा तो बॉल गया हवा में, हवा से जब नीचे की तरफ आ रहा था तो वो मोशन में आ रहा था, और हमने जब कैच किया तो उसके मोमेंटम को कम कर दिया और वो क्या किस चीज में आ गया रेस्ट में आ गया। ठीक है। अच्छा दूसरा और कोई भी एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मान लो कि फुटबॉल हम लोग ने मारा, गोल के ऊपर ने उसको रोक लिया, रोका तो उसको किस में ला दिया रेस्ट में ला दिया, तो यानी कि हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्ट में भी ला सकते हैं फोर्स लगा के। उसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं, आप धक्का दे दिए, कोई जा रहा था मान लो कि दोस्त लोग जा रहा था उसको धक्का दे दिया तो उसका स्पीड बढ़ गया ना, वो तेज फास्ट आगे बढ़ने लगा ना, तो उसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है, बरसात का मौसम है, जगह जगह पानी लगा हुआ है, अब पानी जब लगा हुआ है तो हम लोग जब जाते हैं मार्केट टूर्केट घूमने उमने जाते हैं तो क्या करते हैं, दोस्त को धक्का दे दिए, वो पानी में गिर गया, ठीक है, और मजाक उड़ाने लगे। यानी कि जब हम धक्का दे रहे हैं तो वो जा रहा था तो सीधा, लेकिन जैसे ही धक्का दिए तो वो क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ और वो पानी में चला गया, पानी में उसका पैर चला गया, गंदा हो गया। ठीक है, तो हम लोग मजाक उड़ाने लगते हैं उसका। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, फोर्स लगा के क्या कर दे रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, शेप और साइज भी किसी भी बॉडी का हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये इफेक्ट है। क्या क्या इफेक्ट है सर, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ला सकते हैं, किसी भी बॉडी का स्पीड चेंज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का फोर्स लगा के हम लोग शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। देखो इसको अच्छे से समझो, क्यों अच्छे से समझना है, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका वर्ड आएगा, हमेशा आएगा रिजल्टेंट फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, यहाँ क्या है रिजल्ट। हम लोग पूरे साल भर मेहनत करते हैं और हम जाते हैं 3 घंटा का एग्जाम देते हैं तो पूरे साल भर का मेहनत पता चलता है कि हमने मेहनत कितना किया है, रिजल्ट ही बताता है। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कहने का क्या मतलब है कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एक बॉडी है, इस पे मान लो 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, 2 से या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, और सब एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हो, इस बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा हो, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हो, तो क्या हम अगर मान लो F1 है, F2 लग रहा है फोर्स, F3 लग रहा है और F4 लग रहा है, तो क्या हम इस सब को जोड़ के एक फोर्स को ही ले, सब को जोड़ के हम क्या ले रहे हैं, एक फोर्स जब ले रहे हैं तो वही फोर्स क्या कहलाएगा सर, वो फोर्स कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन जब हम एक फोर्स ले रहे हैं इस सब का, यानी कि इस सब को जोड़ने पे वो एकलौता जो फोर्स है इस सब के बराबर, इस सब फोर्स के बराबर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, सब के बराबर सिंगल। जैसे ऐसे समझो कि मान लो कि हम लोग 2 घर लेते हैं, ठीक है, एक हमारा घर एक आपका घर। मेरे घर में क्या हुआ कि मम्मी दीदी दोनों कोई मिल के रोटी बना रहा है 10 रोटी, तो क्या 2 आदमी मिल के बना रहे हैं। और मान लीजिए आपके घर में आप इकलौता हैं जो अकेले 10 रोटी बना रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितना मेरी माँ और बहन दोनों का पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल आपके अंदर है, उतना ही आप कर सकते हैं काम जितना, यही तो कहने का मतलब है कि यहाँ इतना जितना फोर्स है सबको हम मिला के एक फोर्स बोलेंगे तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसमें ध्यान क्या देना रहता है कि सर हम तो जोड़ रहे हैं,
सारे फोर्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन हमने बताया कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो देखेंगे, साथ ही साथ डायरेक्शन भी देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? डायरेक्शन भी देखेंगे। एक एग्जांपल से समझो, अगर हमने एक बॉडी बनाया और हमने बोला कि इस डायरेक्शन में हमने 5 न्यूटन का 1% फोर्स लगा रहा है, और इसी डायरेक्शन में मान लो कोई 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इतना तो पता चला। और इधर से मान लो कोई एक पर्सन है जो लगा रहा है 9 न्यूटन का फोर्स। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बच्चों? 9 न्यूटन का। बता, तो इसमें आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी पे आप रिजल्टेंट फोर्स बताइए, तो रिजल्टेंट फोर्स हमने क्या बताया था सर? तीनों फोर्स को जोड़ दीजिए, तीनों फोर्स को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं। 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर आपने इसमें डायरेक्शन दिया ही नहीं, और फोर्स के पास डायरेक्शन होता है। तो चलिए अगर हम मानते हैं कि बॉडी इधर मूव नहीं कर रहा होगा, ऐसे तो मूव नहीं, मान लीजिए हम इसको पॉजिटिव मान लिए, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ गया। यस सर, लेकिन ये तो इसका अपोजिट जा रहा है ना, तो ये क्या होगा? इसमें माइनस लग जाएगा। माइनस मतलब क्या? ये अपोजिट की तरफ जा रहा है। अब जरा देखिए, तो ये 9 न्यूटन माइनस 9 न्यूटन कितना आया सर? 0 न्यूटन। यानी कि जो बॉडी है, अगर वो बॉडी मोशन में था तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। किस में रहेगा बच्चों? रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो था वो 0 था। वो रिजल्टेंट फोर्स क्या था? 0 था। अच्छा सर, दूसरा एक और एग्जांपल बताइए। चलो बताते हैं। मान लो कि यहाँ कोई एक और बॉडी है, इधर से लग रहा है फोर्स मान लो 10 न्यूटन, और इधर से फोर्स कोई लग रहा है मान लो 5 न्यूटन। अब बताइए रिजल्टेंट फोर्स, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। क्या ऐसे ऐड कर देंगे? नहीं, डायरेक्शन देखेंगे। अब हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो कितना आएगा सर? -5 न्यूटन। और ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है कि आप किधर जा रहे हैं? लेफ्ट साइड। किधर जा रहे हैं? लेफ्ट साइड। फोर्स किसका ज्यादा है? लेफ्ट साइड का। समझ में आया? समझ में आया? तो ये प्लस माइनस आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लस माइनस कैसे लगाते हैं हम लोग? यही। तो हमने क्या बताया कि रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है, जो सबका, दो या दो से ज्यादा एक ही बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, सबका एक सिंगल फोर्स जो सबके बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या है? इफ ए सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस द, कोई एक सिंगल फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेलरेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय, अगर इस पे 10 है तो 10 नंबर का फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली दैट सिंगल फोर्स, मतलब जितना फोर्स है सबको मिला दिया जाए, उतना बराबर अकेले वो दे रहा है, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल दीज फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या होता है बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स। नाम में ही पता चल रहा है, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, रिजल्ट। और यहाँ जब भी हम फोर्स फाइंड करेंगे तो साथ में डायरेक्शन भी यूज करेंगे। समझ में आया? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे, तो जब हमने पहला केस निकाला था तो बताया था कि वहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। ये वाला केस याद है? इधर 5 न्यूटन लग रहा था और इधर में ही दूसरा कोई 4 न्यूटन लगा रहा था और अपोजिट में 9 न्यूटन लग रहा था। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स क्या आया था सर? 0। रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग नेट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेट फोर्स भी। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ 0 आ रहा था। तो जब भी किसी भी बॉडी में रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, तो वो फोर्स क्या कहलाता है? वो फोर्स कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहलाता है? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का एक खासियत क्या है कि अगर किसी भी बॉडी पे मान लो 10 या 50 फोर्स लग रहा हो और रिजल्टेंट फोर्स उसका 0 आ रहा हो, तो अगर बॉडी मूव कर रहा होगा तो वो मूव करेगा, अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा। चाहे 100 फोर्स लगे और 100 का रिजल्टेंट 0 हो, रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? शर्त एक ही है कि रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब अगर बॉडी मोशन में होगा तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं? कि अगर किसी बॉडी पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहा हो और उसका रिजल्टेंट फोर्स
कितना हो सर, उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, वो फोर्स कहलाएगा बैलेंस्ड फोर्स। वो फोर्स क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन, प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन, दैट इज डू नॉट ब्रिंग about any change in its state, any change in its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे ना ही उसके रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रहा है और ना ही उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या होगा सर, उस फोर्स का नाम होगा बैलेंस्ड फोर्स। और हमेशा याद रखना, बैलेंस्ड फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे लग रहा है तो उसका नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कितना होगा सर, जीरो होगा। हमेशा नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। हमेशा कितना होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। समझ में आया, समझ में आया कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है, कि कोई भी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, और इसी का उल्टा हो जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स पॉजिटिव और निगेटिव होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस मतलब क्या, डायरेक्शन बता रहा है। समझ में आया। जैसे यहां देखिए टग ऑफ वार देखे होंगे कि एक दो पर्सन इधर रस्सी खींच रहा है, दो इधर। अब ये दोनों बढ़ ही नहीं रहा, एक ही जगह खड़ा है, एकदम टाइट पकड़ के दोनों खड़ा है। इसका मतलब क्या है, जो इस साइड वाला जो ये पर्सन है सेम फोर्स लगा रहा है और ये भी सेम फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बैलेंस्ड फोर्स है। ये दोनों किसका एग्जांपल है, बैलेंस्ड फोर्स का है। अगर यही होता कि ये इसको इधर खींच लेता या इधर इधर खींच लेती तो क्या होता, इसके पास फोर्स ज्यादा होता और इसका फोर्स कम होता। इसका फोर्स कम होता तो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता। नहीं सर, यहां रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता, यहां नेट फोर्स जीरो नहीं होता। तो ये कौन सा फोर्स कहलाता, ये कहलाता अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कौन सा कहलाता बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ना ही वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और ना ही डायरेक्शन में इक्वल हो, रिजल्टिंग इन ए नेट फोर्स दैट कॉजेस चेंज इन द ऑब्जेक्ट मोशन। उसके ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज कर सकता है और ऑब्जेक्ट के रेस्ट को भी चेंज कर सकता है। कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा देंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। कोई अगर बॉडी मोशन में है तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा देंगे तो वो किस चीज में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या इसमें हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा, कब, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं तो वो नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वही बैलेंस्ड फोर्स था तो इक्वल टू जीरो। समझ में आया, समझ में आया। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने तरह के होते हैं बच्चों, दो तरह के। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोले हम, नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि अगर दो बॉडी या दो से ज्यादा बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स क्या कहलाएगा, वो फोर्स कहलाएगा कनेक्टेड फोर्स, वो कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। वो क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये दोनों एक दूसरे से सट गया, दोनों एक दूसरे से क्या कर लिया, सट गया। तो अगर ये इस पे पुश करेगा या पुल करेगा तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा सर, ये कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर दूर दूर है लेकिन इसको फील हो रहा है कि ये इसको खींच रहा है अपने तरफ, यानी पुल कर रहा है, या फिर हो सकता है पुश कर रहा है, तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई टच नहीं कर रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी हम लोग खींच पा रहे हैं, उसको धक्का दे पा रहे हैं। हाँ, ऐसा फिजिक्स में होता है, ऐसा हमारे इन्वायरमेंट में होता है। कब होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ते हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। ये कलम को हम यहाँ से छोड़े, ये नीचे ही क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या अर्थ से ये सटा हुआ था? ये तो मेरे हाथ से सटा हुआ था ना भाई, ये तो मेरे हाथ से कांटेक्ट में था ना। क्या अर्थ से कांटेक्ट में था? नहीं था। फिर भी ये अर्थ की तरफ कैसे खींचा चला जा रहा है? क्यों खींचा चला जा रहा है? क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए खींचा चल जा रहा है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स जो एक्सर्ट किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, कब? जब दोनों एक दूसरे से क्या हो? when they are in connected, when they are connected with each other, जब दोनों बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड हो तब। जैसे यहां देखो, आप लोग घड़ी में पेंडुलम देखे होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम यहाँ बना दिए, बहुत सारा लगा दिए, ऐसे बहुत सारा कर दिए। ठीक है, बहुत सारा जब कर दिए तो एक से एक टकराएगा तो दूसरे को आगे की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, एक से एक टकराया, आगे की तरफ बढ़ा, तो जब टकराया तब ना उसको धक्का दिया, अब टकराएगा तो ही नहीं बढ़ेगा, तो ये हो सकता है। दूसरा देखिए यहाँ पे, ये एक इंक्लाइंड बॉडी है और ये है, इस पे ये दोनों क्या है? चिपका हुआ है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल लग रहा है वो तो नॉन कॉन्टैक्ट है, लेकिन इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा जो, वो क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? पहला एग्जाम्पल तो याद रखें आप लोग, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बच्चों? कि अगर बॉडी रफ सरफेस पे चल रहा होगा तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि बॉडी जब आगे की तरफ मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करता है, रोकता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो कब रख रहा है? जब सटेगा तब तो, कांटेक्ट में होगा तब तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। और ये कौन सा फोर्स होगा? ये कौन सा फोर्स होगा बच्चों? ये होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। एक और फोर्स का एग्जांपल याद रखिए, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल क्या होता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मान लो कि एक टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ ये लगा रहा है, कौन? टेबल लगा रहा है, और ये भी तो नीचे की तरफ लगाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल फोर्स। समझ में आया? कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आया कि कोई भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाए, कब? जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हो तब। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए आ गया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमने बताया कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट दोनों कॉन्टैक्ट में हो और उस पे जो परपेंडिकुलर फोर्सेस लगता है, किसमें? सरफेसेस, जो सरफेसेस कनेक्टेड है, जो सरफेसेस क्या है बच्चों? कनेक्टेड है, कनेक्टेड सरफेसेस में जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल फोर्स। समझ में आया? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जैसे हम लोग मान लो कि कोई हेवी बॉक्स है, उसको हम लोग रफ सरफेस पे जब धक्का देते हैं तो क्या आगे की तरफ चला जाता है? हम तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या अच्छे से आगे चला जाता है? नहीं चला जाता है। क्यों? और वही को अगर हम लोग स्मूथ पे डाल दे तब धक्का देते हैं तो चला जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब रफ में हम डालते हैं तो उस पे एक पीछे की तरफ रेसिस्ट करने वाला एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स। तो रफ सरफेस के पास फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स ज्यादा है। कब है? जब उस पे रखे हैं तब ना, कांटेक्ट में है तब ना। अगर उसको ऊपर कर दिए, अब लेके जाएंगे हवा में, लेके जाएंगे तो वहां फ्रिक्शन कम है तो वो आराम से जाएगा, आप हवा में उठा के लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हवा रेसिस्ट ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसके पास ज्यादा नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जो अपोज करता है, अपोज करता है कि अगर हम हेवी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो वो अपोज करता है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, व्हेन वी ट्राई टू स्लाइड ए हेवी बॉक्स ऑन रफ फ्लोर। किस पे हम कर रहे हैं? रफ फ्लोर पे। बाय पुशिंग, फोर्स एक्ट पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। एक पैरेलल फोर्स लगता है जो क्या करता है? अपोजेज द पुशिंग, मतलब हमारे जो पुश कर रहे हैं उसको अपोज करता है, उल्टे की तरफ पड़ता है। दिस पैरेलल फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इस पैरेलल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। इस पैरेलल फोर्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलिए अब हमारा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगाए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगाए, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट इस एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड
ना हो। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल बताया कि इस पेन को छोड़े तो हमेशा नीचे ही क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे अर्थ एक फोर्स लगा रहा है, एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, एक अट्रैक्टिव एक्शन कर रहा है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन वाला आप लोग पढ़े होंगे या फिर मैग्नेट वाला, कि नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है, रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट यहाँ है, दोनों अटैच हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ आता, सटाने पे सटता है ना भाई, लेकिन सटाने से नहीं सट रहा है, वो दूर है, फिर भी थोड़ा पास आया तो सट गया। यानी कि कांटेक्ट में नहीं था फिर भी एक दूसरे को खींच लिया, कांटेक्ट में नहीं था फिर भी एक दूसरे को आगे की तरफ बढ़ा दे रहा है। यानी कि यहाँ रिपेल यानी पुश भी हो रहा है, धक्का भी दे रहा है और अट्रैक्ट भी कर रहा है। अगर लाइक अगर पोल है तो वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अनलाइक है तो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल, इफ एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से करेगा, विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के, वी से इट अप्लाई ए फील्ड फोर्स, और वो क्या लगा रहा है, हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फील्ड फोर्स भी बनते हैं, क्योंकि एक फील्ड बना रहा है, एक बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे यहाँ देखिए मैग्नेट वाला एग्जांपल है। दूसरा ग्रेविटेशन वाला, कि सेब टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ उस पे नॉन कॉन्टैक्ट एक फोर्स लगा रहा था, जिस फोर्स का नाम क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम था बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल। इफ द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये कौन सा फोर्स है सर, ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, समझ में आया। चलिए, मैग्नेटिक फोर्स हमने बता दिया। अब इससे कुछ क्वेश्चंस हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ में करते चलते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोग जो पढ़ा उसका कंसेप्ट देखते हैं कि कितना क्लियर हुआ कितना नहीं हुआ। जैसे क्वेश्चन क्या है कि ए ब्लॉक ऑफ वेट 5 यूनिट, मान लीजिए यूनिट लिखा हुआ है, इस यहाँ न्यूटन भी लिख सकते थे। 5 यूनिट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल, एक कोई हॉरिजेंटल टेबल है जिस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक रखा गया है, वेट ऑफ 5 न्यूटन इज प्लेस्ड, 5 यूनिट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल टेबल। वेट, यहाँ पे वेट मतलब है फोर्स, वेट मतलब क्या है बच्चों, फोर्स। तो 5 यूनिट का फोर्स इस पे लग रहा है, कितने यूनिट का, 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटल टेबल पे। ए पर्सन पुशेस द ब्लॉक फ्रॉम टॉप बाय एक्सर्टिंग ए डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 3 न्यूटन और 3 यूनिट, और एक पर्सन इस पे कितने का सर, 3 यूनिट का लगा रहा है। एक तो ये था जो टेबल पे 5 यूनिट लगा रहा था ब्लॉक, और एक और पर्सन है जो उसको पुश कर रहा है 3 न्यूटन से, और बताना है आपसे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। अब आपको बताना है कि जो टेबल है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है। जरा सोचो, हमें यहाँ पे निकालना है कि ये जो टेबल है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ वेट 5 यूनिट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल टेबल, मतलब कि ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है। ब्लॉक किस चीज में है, रेस्ट में है, फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में है। इसका मतलब ये क्या है, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर पा रहा है। यानी इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यानी इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा। और नेट रिजल्टेंट फोर्स मेरा कितना होगा सर, नेट रिजल्टेंट फोर्स मेरा 0 हो रहा होगा। यानी कि जितना ऊपर से लग रहा होगा उतना ही मेरा टेबल भी नीचे से लगा रहा होगा। तो जरा बताओ कितना सर, 5 + 3 यानी 8 यूनिट फोर्स मेरा ब्लॉक टेबल पे लगा रहा है। तो टेबल भी कितना लगाएगा सर, 8 यूनिट लगाएगा, ताकि मेरा जो बॉडी है वो स्टेशनरी कंडीशन यानी स्टेशनरी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, और नेट रिजल्टेंट मेरा क्या है, 0 आए। यानी कि ये ऊपर की तरफ कितना लगा रहा होगा, 8 यूनिट लगा रहा होगा। अब जरा नेट रिजल्टेंट निकालो तो 0 आएगा। सर नीचे की तरफ 8, ऊपर की तरफ 8, माइनस कट गया, 0 आ गया। समझ में आया क्वेश्चन। तो यहाँ नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना था। ठीक है, अब आता है हमारा गैलीलियो जी का एक्सपेरिमेंट। देखो, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से पढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा हाइपोथेसिस आप लोगों को बता दे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने क्या कहा था कि जो भी बॉडी है हमारे अर्थ पे, हमारे वर्ल्ड में जो भी बॉडी है, उसका जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है।
यानी कि जो नेचुरल स्टेट है वो हमेशा किस चीज में रहना चाहता है, रेस्ट में। किस चीज में बच्चों, रेस्ट में। इसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने में हेल्प किया कौन, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिए इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने एक ऐसा बनाया था, देखिए ऐसा कुछ ऐसा स्लोप बनाया था जिसमें उन्होंने क्या किया कि यहां से जब उन्होंने बॉल ड्रॉप किया, बॉल जब ड्रॉप किया तो ये छोड़े, यार छोड़े तो क्या था, रेस्ट में था, लेकिन ये मोशन में धीरे धीरे नीचे की तरफ चला गया और फिर ऊपर चढ़ा। जितना हाइट से छोड़े थे उतना ही हाइट ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, और उसी बॉल को जब वो स्ट्रेट पाथ में छोड़े, किस में छोड़े, स्ट्रेट पाथ में छोड़े जिसकी में फ्रिक्शन था ही नहीं, फ्रिक्शन था ही नहीं, और मूविंग ऑब्जेक्ट को छोड़े तो वो देखे कि जा रहा है, एक परपेचुअल मोशन की तरफ जा रहा है, जाते जा रहा है। कब तक जाते जा रहा है, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। तो इससे इनको ये पता चला कि बॉडी जो है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अनटिल और अनलेस, जब तक उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया, लेकिन जो न्यूटन साहब थे उन्होंने इसको एक लाइन में, एक फॉर्म में बना दिया और इसी को आगे लेके गए जिसका नाम बना न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक, अनटिल और अनलेस, जब तक उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा। तब तक वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की यहाँ से इनिशियल पोजीशन दे दिए, फाइनल पोजीशन सेम हाइट पे जा रहा था। ठीक है, फिर उस तरफ, फिर इसको थोड़ा लंबा कर दिए, फिर भी देखे सेम हाइट पे ही जा रहा है। फिर अब जब देखें यहाँ छोड़े तो ये मोशन में है, मोशन में चलते चला गया परपेचुअली, मतलब कि जा रहा है, उसको कोई कोई जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कब तक जा रहा है, जब तक उसको अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। इसी को आगे एक्सप्लेन कौन किया सर, इसी को आगे एक्सप्लेन हमारे न्यूटन साहब ने किया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा न्यूटन एक फर्स्ट लॉ दिया। उससे पहले हम लोग गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या था देखे। इट सजेस्ट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे कि ग्रेविटी एग्जांपल वो उन्होंने लिया था, इज रिक्वायर्ड टू द चेंज द मोशन, कि वो जरूरत है किसको चेंज करने का, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने का, स्पीड अप, स्पीड बढ़ाना है या स्पीड घटाना है ऑफ द मार्बल, बट नो नेट फोर्स इज नीडेड। कोई नेट नोट नीड, मतलब कोई भी नेट फोर्स नीडेड नहीं है टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन। जैसे उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया था ना, कि जब वो ऐसे गिरा रहे थे बॉल को और ऐसे था, तो यहां से क्या हुआ, ये नीचे की तरफ गया तो स्पीड अप हो गया, लेकिन इधर में जा रहा है तो एक पॉइंट तक जाने के बाद फिर वापस आ रहा है, ये क्या हो गया, स्पीड डाउन हो जा रहा है। तो इन्होंने लिखा कि जो चेंज ऑफ द मोशन है उसको स्पीड अप और स्पीड डाउन करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन था, यहाँ पे एग्जांपल में ग्रेविटी था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि एक अगर हम लोग ऐसे बना रहे हैं और इसको सीधा कर दिए, तो जब उन्होंने यहाँ से बॉल छोड़ा तो मोशन वो करते चला गया परपेचुअल मोशन की तरह। तो वो करते जब चला गया तो यानी कि कोई नीड नहीं चाहिए, कोई नेट फोर्स नहीं चाहिए किसी मूविंग बॉडी को कि वो मूव करते रहे। अगर उसको किस लिए चाहिए, नीड किस लिए चाहिए, या तो उसको स्पीड अप करने के लिए या डाउन करने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा कि उसको क्यों चाहिए फोर्स, जब उसको रेस्ट में आना होगा तो उसको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। तो स्पीड अप और स्पीड डाउन करने के लिए फोर्स चाहिए, या फिर उसके डायरेक्शन, या फिर उसके क्या चेंज करने के लिए, उसके रेस्ट में आने के लिए उसको क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए। लेकिन अगर उसको सेम जाना है तो उसको कोई नेट फोर्स का जरूरत नहीं है। समझ में आया। तो ये कौन को बोल दिया, गैलीलियो साहब बोल दिए थे। ठीक है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट था। और इसी को आगे एक्सप्लेन किन्होंने किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ। कौन किन्होंने किया, न्यूटन साहब ने किया, और उसका नाम दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि कोई भी बॉडी, इफ ए बॉडी इज इन
स्टेट ऑफ रेस्ट, कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो मेंटेन करेगा अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को। अगर कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो मेंटेन करेगा अपने स्टेट ऑफ मोशन को। कब तक? जब तक उस पे कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कि नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो फोर्स अनबैलेंस्ड कहलाता था। तो क्या लिखा हुआ है? स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन सो एंड इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट विल कीप मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड until or unless an external unbalanced force is applied on it। जब तक उस पे कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए तब तक वो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा और वो चाहेगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ये समझ में आया? अच्छा सर, इसमें क्या है कि क्यों वो जा रहा है, वो मोशन में क्यों जा रहा है? इसका मतलब कि वो बॉडी जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके पास कोई एक प्रॉपर्टी है, एक टेंडेंसी है, एक क्षमता है। अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको उन्होंने नाम दिया इनर्सिया। इनर्सिया क्या है कि किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, एक टेंडेंसी है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करे, स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करे, अपने डायरेक्शन को चेंज ना होने दे। क्या बोला हमने? कि अपने रेस्ट को मोशन में चेंज ना होने दे, अपने मोशन को रेस्ट में ना आने दे, अपने डायरेक्शन को ना चेंज होने दे। किसका है प्रॉपर्टी? ये बॉडी का प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है, ये बॉडी का टेंडेंसी है कि अपोज करना, कि अगर हम सोए हैं तो उठे नहीं, चले नहीं, यानी कि रेस्ट में है तो हम मोशन में ना जाना चाहें, रेसिस्ट करना। वो कोशिश करेगा कि वो मोशन में ना जाए, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको क्या कर दिया जाएगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया जाता है। जैसे हम लोग सुबह सुबह सोए रहते हैं तो मम्मी उठाने आती है तो क्या बोलते हैं? मम्मी सोने दो थोड़ी देर और, यानी कि हम वहां क्या कर रहे हैं? अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो टेंडेंसी है, यही टेंडेंसी क्या है? इनर्सिया है। क्या है बच्चों? इनर्सिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्सिया। तो यही ना न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इसलिए हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? लॉ ऑफ इनर्सिया। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया का अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो क्या बोल सकते हैं? द टेंडेंसी ऑफ undisturbed object, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with same velocity is called inertia। कि कोई एक ऐसा undisturbed object, मतलब जैसे हम सोए हुए हैं तो undisturbed सोए हुए हैं तो उसको डिस्टर्ब ना करे तब तक वो सोया रहेगा, और डिस्टर्ब कर देंगे यानी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स दे देंगे तो वो उठ जाएगा, यानी कि मोशन में आ सकता है। अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है, उसका स्पीड चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्सिया। क्या बोलते हैं? इनर्सिया। और जब एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको चेंज कर दे रहे हैं, और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ इनर्सिया, या फिर बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? समझ में आया? अब इनर्सिया देखिए, इनर्सिया ऑफ रेस्ट कि मतलब कि कोई भी बॉडी का टेंडेंसी कि ताकि वो हम अपना मेंटेन करे स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको बोलते हैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं? इनर्सिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह इनर्सिया ऑफ मोशन होता है कि कोई बॉडी अपना टेंडेंसी रहे कि वो मोशन में ही रहे तो उसको बोलते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन। और होता है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन कि अपना जो डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन को वो मेंटेन रखे, वो रोके, उसको अपोज करे, वो क्या कहलाएगा? इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ रेस्ट का अगर हम लोग एग्जाम्पल बात करें तो जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, क्या खेलते हैं बच्चों? कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वहां ऐसे हम लोग सिक्का की तरह, जैसे इसमें दिख रहा होगा, सिक्का की तरह ऐसे अरेंज करते हैं उसके, जो होता है क्वाइन की तरह, ठीक है। और उसको हम जब हम लोग स्ट्राइकर से मारते हैं तो जब हम मारे तो अगर मान लो कि नीचे वाले पे लगा तो नीचे वाले पे ना एक्सटर्नल फोर्स दिए, बाकी पे तो नहीं दिए। बाकी पे दिए क्या? नहीं दिए सर।
हम फर्स्ट नीचे वाले को डिस्टर्ब जब किए, यानी नीचे वाले को जब हम दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो तो मोशन में आ गया, और ऊपर का किस चीज में रहना चाहेगा सर, वो अपने रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहेगा, तो वो नीचे खसक जाता है। समझ में आया? अच्छा सर दूसरा एग्जांपल बताइए। अगर मान लो कि कारपेट पे धूल जम गया है, उसको डंडा से मार रहे हैं, उसको किस चीज से मार रहे हैं, डंडा से। जब हमने मारा तो हमने किसको मारा सर, हमने मारा किसको सर, हमने मारा कारपेट को। हमने किसको मारा बच्चों, कारपेट को मारा। जब हमने कारपेट को मारा, कारपेट को मारा, जैसे मान लो ये है, तो ये है, इसको है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो जब हमने इसको मारा तो ये तो इधर चला गया, लेकिन इसके पास जो रेस्ट में डस्ट था वो तो वहीं रह गया, तो वो नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तो वो तो रेस्ट में रहना चाहा ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। अच्छा सोचो इसी कारपेट को अगर हम ऐसे मारे तो क्या होगा, ऐसे मारे तो क्या होगा, तो सर ये तो मोशन में आया ना, ये मोशन में आया, ये मोशन में आया, और साथ ही साथ क्या हुआ सर, जो हमारा जब मोशन में आया तो इसमें जो डस्ट था वो भी तो मोशन में आया, लेकिन जब ये इससे टकराया, जब ये जो तौली है ये इससे टकराया जब, तो ये तो रेस्ट में आ गया, लेकिन जो मेरा इसका डस्ट पार्टिकल था वो किस में रहना चाहेगा सर, वो रहना चाहेगा मोशन में, तो वो आगे की तरफ चला गया। समझ में आया? तो कारपेट का दोनों क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा सकता है। अगर हम स्टिक से बीट कर रहे हैं, डंटा से मार रहे हैं, डंटा से साफ कर रहे हैं, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। लेकिन अगर उसी कारपेट को, या फिर मान लो जूता ले लिए, जूता को दीवार में मार के साफ कर रहे हैं, उसके मिट्टी को, उसके स्नो को साफ कर रहे हैं, तो वो किसका हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। किसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन का। एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे आप लोग कभी कभी बस उसमें घूमते होंगे, ठीक है, जब आराम से बैठे रहते हैं, बस स्थिर है, सब कोई रेस्ट में बैठा हुआ है, अचानक जब स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या होते हैं सर, हम लोग पीछे की तरफ जा ले जाते हैं। क्यों? जब बस स्टार्ट होके आगे की तरफ जाती है तो हम तो यहाँ थे ना, जैसे मान लो हम यहाँ हैं, तो बस आगे की तरफ गए तो हम किधर आ गए, पीछे। हम थे वहीं पे, लेकिन बस आगे गया, यानी कि बस के रिस्पेक्ट में हम पीछे आ गए, इसलिए हम किधर हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। इसी का उल्टा देख लो कि जब बस चल रही हो तो बस भी मोशन में है, उसमें हम बैठे हुए हैं तो हम भी मोशन में हैं, अचानक बस रुका, अचानक बस रुका ना, हम तो नहीं रुके, अचानक बस रुका, बस रुका तो रेस्ट में आ गया, लेकिन हम किस में रहना चाहते हैं, मोशन में रहना चाहते हैं, इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है, आगे की तरफ फॉल फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन भी आ गया समझ में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझो थोड़ा सा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि अपने डायरेक्शन को मेंटेन करना। जैसे मान लो कि हम लोग जब ड्रिफ्ट, कार का जब ड्रिफ्ट लगता है तो वो क्या कर रहा है, अचानक अपना डायरेक्शन चेंज किया। क्या चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया। लेकिन जब हम लोग बैठे हुए हैं तो अगर हम इधर जा रहे थे और डायरेक्शन कार इधर मुड़ा, तो हमारा डायरेक्शन तो यही मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऐसे जैसे मुड़ता है तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे ही थे, बस कार इधर मुड़ा है, कार इधर टर्न किया, हम लोग जैसे थे जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में बॉडी है मेरा, तो ये हुआ, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए ये इधर की तरफ है, ये तो मूव कर रहा था सीधा, हम तो मूव सीधा कर रहे थे, अपने डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन वो हो गया। दूसरा एग्जांपल, बारिश में हम लोग जब साइकिल वाइकिल चलाते हैं तो जो पानी उसमें लगा रहता है वो कैसे मूव करता है, अगर हम सर्कुलर पाथ पर आए तो ये हम बताए थे सर्कुलर मोशन में, आपको प्रीवियस चैप्टर में बताए थे कि सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी मूव करता है तो वो डायरेक्शन टेंजेंशियल देता है। क्या देता है बच्चों, टेंजेंशियल। तो अगर साइकिल ऐसे घूमता है तो पानी किधर जाता है, ऐसे से भागता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करता है। उसको तो इसके साथ साथ ऐसे घूमना चाहिए था, लेकिन वो क्या होता है, जब भी पानी ऐसे आता है तो ऐसे निकल जाता है, यानी टेंजेंशियली निकल जाता है, यानी कि वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करता है। किसके कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। किसके कारण बच्चों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। समझ में आया, समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है, ए बॉडी इज इन मोशन विल ऑलवेज स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या हमेशा वो स्टॉप होगा ड्यू टू फ्रिक्शन? नहीं, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं कहता है। ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, ये तो बोलता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है
कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, ए बॉडी इज इन मोशन विल ऑलवेज चेंज इन डायरेक्शन, नहीं ये भी नहीं। ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, क्या फोर्स रिक्वायर्ड है? नहीं। फोर्स रिक्वायर्ड है उसको उसके स्पीड को चेंज करने के लिए, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, ना कि उसके मोशन में है तो उसके मोशन को रहने के लिए उसको फोर्स चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेसशिप मूव इन फ्री स्पेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विच फॉलोइंग फोर्सेज इज एक्टिंग ऑन। अगर कोई स्पेसशिप है जो फ्री स्पेस में घूम रहा है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स होगा? नहीं होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई भी बॉडी कांस्टेंट में वेलोसिटी से मूव कर रहा है, व्हाट कैन वी से अबाउट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या बोल सकते हैं उस पे? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है यानी कि उसके पास क्या है? क्या है बताओ जरा? उसके पास एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा सर? फोर्स हो जाएगा जीरो। फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो गया। समझ में आया? चलिए आगे है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है कि ए ब्लॉक इज लेइंग ऑन टेबल, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अभी हमने बताया कि अगर उस पे टेबल पे है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही है, उसको मोशन में लाने के लिए हमको फोर्स चाहिए, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ना फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जीरो। नेट रिजल्टेंट फोर्स वहां क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हेन यू शेक ए ट्री द फ्रूट फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ किसके कारण गिरता है? जब हम पेड़ को हिला रहे हैं तो पेड़ में फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स पेड़ में लगा रहे हैं, फल तो वही है, तो वो टूट के नीचे क्यों गिर रहा है? ड्यू टू इनर्सिया। ड्यू टू इनर्सिया। एक और पॉइंट बच्चों आप लोग इनर्सिया के बारे में हम बता देते हैं कि जो इनर्सिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। इनर्सिया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मास पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? मास पे। इनर्सिया सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। अगर इनर्सिया, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्सिया क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्सिया क्या होगा? इनर्सिया क्या होगा? कम होगा। इनर्सिया क्या होगा बच्चों? कम होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इनर्सिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ रहा है तो इनर्सिया बढ़ रहा है, मास घट रहा है तो इनर्सिया घट रहा है। याद रखना, इनर्सिया सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन आप लोग को लिखते हैं कि मान लो इफ टू बॉडी A and B, if two body A and B moving with velocity v1 and v2 such that v1 is greater than v2 and having same mass of A and B respectively, which body has more inertia। किसके पास मोर इनर्सिया होगा? किसके पास ज्यादा इनर्सिया होगा? किसके पास कम इनर्सिया होगा? जरा बताएं आप लोग। कोई भी बॉडी है, ए और बी है, उसकी कौन सा वेलोसिटी से जा रहा है? v1 और v2 से जा रहा है, और उसमें v1 जो वेलोसिटी v1 है वो ज्यादा है और v2 कम है, और दोनों का मास सेम है। तो आपको बताना है कि इसमें इनर्सिया किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, या फिर बराबर होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का इनर्सिया। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आगे हमारा क्या है क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन क्या? इसमें देखिए, अब असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि जो असर्शन है वो ट्रू है, रीजन उसके लिए ट्रू है, या दोनों गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बॉडी कंटिन्यू टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी बॉडी अपना
मोशन में है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से, तब तक जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स यानी असर्शन तो सही है। रीजन देखिए, न्यूटन फोर्स फर्स्ट लॉ डिफाइन एक्सेलरेशन, क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सेलरेशन को डिवाइड नहीं करता है, डिफाइन करता है? नहीं, ये किसको डिफाइन करता है सर? ये इनर्शिया को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो क्या हम बोल सकते हैं असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए रोलिंग बॉल ऑन फ्लोर इवेंचुअली स्टॉप। ठीक है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या यहां पे लिखा हुआ है कि ए रोलिंग बॉल, एक रोलिंग बॉल है, वो ऑन ए फ्लोर इवेंचुअली स्टॉप। इवेंचुअली स्टॉप मतलब कि वो रुक गया। तो जब वो रुक गया यानी कि उसमें क्या लगा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा। क्या लगा होगा बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा। ठीक है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड यानी ये तो गलत है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है क्या है? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। इनर्शिया ऑफ बॉडी किस पे डिपेंड करता है? मास पे। ये अभी हमने बताया था, ये सर सही है। हेवियर ऑब्जेक्ट रेसिस्ट चेंजेस इन मोशन मोर देन लाइटर वंस, ये भी सही है। हमने बताया कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, यानी वो ज्यादा अपोज करेगा। जैसे ऐसे समझो कि एक मेरे पास प्लास्टिक का बॉल है और एक बड़ा सा लोहा का फुटबॉल है। तो आप प्लास्टिक के बॉल को तो मार के मूव करा दोगे, लेकिन जो लोहा का बॉल है क्या उसको उसी फोर्स से आप करा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास अपोज करने का क्षमता यानी कि इनर्शिया उसके पास क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू वो प्लास्टिक के बॉल से। ठीक है, तो यहाँ असर्शन और रीजन दोनों सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्या है क्वेश्चन? व्हेन ए मूविंग कार सडनली स्टॉप, कोई भी मूविंग कार है जो सडनली स्टॉप हो जा रहा है, पैसेंजर टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड। जब गाड़ी चल रही है अचानक रुकेगा तो बॉडी तो मोशन में था, तो वो मोशन में ही आगे की तरफ चले जाएगा, यानी कि असर्शन क्या है? सही है। रीजन क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेक्स द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड। क्या ये सही है? क्या रेस्ट था? नहीं, रेस्ट नहीं, क्या है? मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फोर्स इज नीडेड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इनफॉर्मली यूनिफॉर्मली। क्या फोर्स चाहिए? नहीं, यही तो है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो यही है बच्चों कि कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए या स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए। ड्यू टू फ्रिक्शन अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट एक्ट टू अपोज मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट एक्ट टू अपोज मोशन। मोशन को अपोज करने के लिए रीजन सही है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन इज ट्रू। यहां तक समझ में आया? हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करा दिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां आपसे हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आया? जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।